हेलो एवरीवन, एक बार फिर से भाई आपके थर्ड लेक्चर में स्वागत है। जैसा कि अब तक हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं और हमने बहुत बेहतरीन लेक्चर्स कंप्लीट किए, जिसमें लास्ट लेक्चर था हमारा कूलॉम्स लॉ, और कूलॉम्स लॉ पर बेस्ड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आज हम जो देखने वाले हैं वो हमारा लेक्चर जो बनता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का बनता है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्योंकि एक बोर्ड एग्जाम्स में आपका एक टॉपिक जो बार बार आ जाता है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो जो हमने कूलॉम्स लॉ देखा था उसी को हम वेक्टर फॉर्म में देखने वाले हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम का काफी फेवरेट क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे ड्राइव कर सकते हैं। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर हम कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो किस तरीके से देखते हैं, तो देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हमने लिया x और यहाँ पर हमने लिया y। हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक पॉइंट चार्जेस प्लस Q1 है और एक दूसरा पॉइंट चार्ज है हमारे पास प्लस Q2। ठीक है, हमने सपोज कर लिए 2 पॉइंट चार्जेस हैं और इनके जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर हमने 11th में काफी अच्छे से पढ़ा है। पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट विथ रिगार्डिंग ओरिजिन, है ना, नोन एज पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर Q1 का पोजीशन वेक्टर जो है वो हमने सपोज मान लिया R1। ठीक है, वही अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 का पोजीशन वेक्टर जो है वो हमने मान लिया कितना, R2। ओके, इस तरीके से हमारे पास 2 पोजीशन वेक्टर मिल गए। अब यहाँ पर Q1 Q2 है, उनके पोजीशन वेक्टर भी है हमारे पास, तो यहाँ पर कूलॉम्स लॉ को किस तरीके से ड्राइव करेंगे, चलो हम देख लेते हैं कि Q2 पर इस Q1 की वजह से जो लगने वाला आपका फोर्स होगा, आप सभी जानते हो कि अलोंग का क्या लगता है भाई, आपका ये लाइन ज्वाइनिंग सेंटर लगता है। तो यहाँ पर आपके पास जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, आपका F फोर्स लग रहा है 2 पर, मतलब F(2) ड्यू टू 1 ये लगेगा भाई। अगर हम इस F21 को ड्राइव करें तो F21 हमें मिलेगा क्या, यहाँ पर F21 हमें मिलेगा यहाँ पर K Q1 Q2 Q1 Q2। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान रखना है कि आपको साइन रखने की यहाँ पर जरूरत है नहीं, क्योंकि साइन रखने का सिंपल सा मतलब होता है कि आप उसकी डायरेक्शन को शो करना चाह रहे हो। हम डायरेक्शन पहले से ही ऑलरेडी हम मेंशन कर देते हैं, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन में इन साइन को रखने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन जब हम पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म देखेंगे वहां पर आपको साइन रखने की जरूरत पड़ेगी। अभी हम देख रहे हैं सिंपल सा, तो K Q1 Q2 आपके पास हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास मिलेगा। यहाँ पर हम इस Q2 का एक पोजिशन वेक्टर और सपोज कर लें ताकि हमें ये डिस्टेंस आपको यहाँ मिल जाए। तो अगर मैं इस Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर ढूंढूं तो क्या बोलोगे आप, R2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। बताओ आपका ये जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, यहां से हम Q2 की बात करें और Q2 की कहां से देख रहे हैं आप, Q1 से देख रहे हैं, तो यहां पर जो पोजीशन वेक्टर बनने वाला है Q2 के लिए वो क्या बनेगा, R21। R21 का मतलब द पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, इसे क्या पढ़ेंगे अपन, R21। यहां पर अगर अपन देखें सिंपल सा, तो ये आपका बन जाएगा R21 का मैग्नीट्यूड का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, ये देखते हैं। लेकिन अगर आप अभी यहां से देखो तो ये जितना जो हमने लिखा है ये सभी अभी भी ये टोटल जो हमें मिला है वो मिला है मैग्नीट्यूड। क्या मिला है, मैग्नीट्यूड। लेकिन किसी भी चीज को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लेके आना चाह रहे हो तो वेक्टर फॉर्म का मतलब ही होता है कि वेयर वी हैव अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होना चाहिए भाई, डायरेक्शन। मतलब यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपके पास डायरेक्शन होगी। लेकिन डायरेक्शन हमें मिलेगी कैसे, डायरेक्शन हमें सिर्फ दे कैसे, इस F21 को हम डायरेक्शन कैसे दें। तो हमने 11th में ये चीजें पढ़ी थी कि जब भी किसी चीज में डायरेक्शन रिक्वायर्ड हो तो हम उसमें एक चीज मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। क्या था, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का क्या मतलब है भाई, यूनिट वेक्टर की अगर अपन बात करें तो यूनिट वेक्टर होता क्या है, तो आप सिंपल सा कह सकते हो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो भाई, आपका 1 हो, उसे क्या बोलते हैं अपन, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर इसे डायरेक्शन देने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर लिया है और यूनिट वेक्टर को हम दिखाते थे कैप से। कैसे दिखाते थे, R21 कैप। तो ये आपके पास क्या दे गया, आपको डायरेक्शन दे गया। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ये सिंपल सा आपका पूरा वेक्टर बन गया। लेकिन बात ये थी कि इस यूनिट वेक्टर को हम लिखते कैसे थे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जैसे सपोज हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए, अगर इस वेक्टर ए का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप निकालते थे ए कैप बराबर ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दैट इज यूनिट वेक्टर। यही था हमारा यूनिट वेक्टर भाई।
इसी तरीके से अगर मुझे यहाँ पर R21 का निकालना होगा तो R21 का यूनिट वेक्टर क्या बनेगा, तो आप बताओगे R21 कैप बराबर होगा आपका R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, ऐसा ही तो लिखोगे भाई। तो यहां पर हम R21 की जगह अगर हम चाहें तो ये चीज आसानी से लिख पाएंगे, बिल्कुल लिख पाएंगे भाई। तो यहां से आपके पास होगा F21 जो हमें मिलेगा वो मिलेगा KQ1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा आपके पास R21 अपॉन मॉड ऑफ R21, यही होगा भाई। सिंपल सा हमें ये चीजें मिल गई। लेकिन बात यह है कि क्या हम इस R21 को और लिख सकते हैं, तो देखो अगर मैं इसमें एक वेक्टर ट्रायंगल रूल लगा दूं, इसमें अगर मैं वेक्टर ट्रायंगल रूल लगा दूं यहां पर, तो आप एक चीज देख पा रहे हो, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल आपसे क्या कहता था कि ये दोनों वेक्टर्स को अगर ध्यान से देखो तो इसका जो यहाँ पर टेल है ये क्या है, आपका हेड है, यहां से आपका यहाँ से हेड है, ये आपके पास क्या फिर यहाँ से मिल रहा है, और ये वाला मतलब कुल मिला के अगर मैं कहना चाहूं तो ये दोनों के दोनों आपके ऑर्डर में है और ये क्या है आपका आउट ऑफ ऑर्डर है। मतलब दोनों इन ऑर्डर को जोड़ दो तो आपको बराबर में क्या मिलता है, आउट ऑफ ऑर्डर। मतलब यहाँ से एक चीज आपको मिलने वाली है, वो क्या मिलने वाली है, वो ये मिलने वाली है कि R1 वेक्टर जो आपके पास होगा प्लस R21, मतलब ये वाला ये दोनों बराबर होंगे आपके R2 वेक्टर के। यहां से R21 निकल सकता है, R21 आसानी से निकाल पाओगे, क्या निकलेगा भाई, ये R21 माइनस R1। क्या हम इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, आसानी से पुट कर पाएंगे भाई। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूं, आप लोग इसे और लिख लें। चलो यहाँ लिख देता हूं मैं, आपको चीजें थोड़ी सी 11th की रिकॉल करनी पड़ेंगी क्योंकि ये वेक्टर चीजें जो है वो सब आपके 11th में था। हम करेंगे 11th भी कवर करेंगे, लेकिन फिलहाल अपन अभी देखते हैं यहाँ पर। तो F21 जो हमें मिलेगा वो मिलेगा KQ1 Q2 अपॉन, अगर इसे हम देखें तो R21 की जगह हम लिख सकते हैं R21 माइनस R1 का स्क्वायर, यहां पर आप लिख सकते हो R2 माइनस R1 अपॉन क्या हो जाएगा भाई, R2 माइनस R1, ये हो जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहां से देखेंगे KQ1 Q2 अपॉन R21 माइनस R1 का Q हो जाएगा भाई, ये स्क्वायर है, ये 1 है, और यहां से सिंपल सा होगा आपका R2 माइनस R1, ये होगा। तो अगर हम देखें तो ये जो फाइनल एक्सप्रेशन हमें मिल रही है यही हमारा है कूलोम्स वेक्टर फॉर्म। अगर हम बात करें तो कूलोम्स लॉ को हमने वेक्टर फॉर्म में ड्राइव किया है, तो ये है। इसी तरीके से अगर आप देखो तो आप निकाल सकते हो यहां से क्या भाई, F12 भी निकाल सकते हो। मतलब ऐसा भी तो होगा ना प्यारे, इस Q2 का फोर्स इस Q1 पर भी लगेगा, तो फिर आपके पास ऐसा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका F12 भी अगर आप निकालना चाहोगे तो यहाँ पर इसका पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा वो, अब 1 की बात कर रहे हैं अपन, 1 तो 1 का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू 2 होगा, R12 हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम F12 की बात करें तो ये होगा KQ1 Q2 अपॉन, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 Q इंटू R1 माइनस R2, तो ये हो जाएगा सेकंड। इस तरीके से अगर अपन देखें तो ये पूरा फॉर्म जो है वो आपका वेक्टर फॉर्म है। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कूलोम्स लॉ को ड्राइव किया इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछा जा सकता है, पूछता ही है मैं अगर बेसिकली बात करूं। ठीक है, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं। और मैंने लास्ट में ये भी कहा था कि आपके पास जो कूलोम्स लॉ है ना, इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ये कहां पर वैलिड करता है या फिर कहां पर अप्लाई हो पाता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से हमने देखा वेक्टर फॉर्म में कूलोम्स लॉ। अब बात करेंगे अपन लिमिटेशंस ऑफ कूलोम लॉ या कूलोम प्रिंसिपल्स की अपन बात करें। तो लिमिटेशन ऑफ कूलोम्स लॉ की अपन बात कर रहे हैं। लिमिटेशंस किसकी बात कर रहे हैं भाई, कूलोम्स लॉ की जो लिमिटेशंस है अगर उनकी बात करें तो पहली लिमिटेशंस ये है कि इट इज नॉट वैलिड फॉर एक्सटेंडेड चार्जेस। मतलब बड़े बड़े चार्जेस की अगर अपन बात करें तो ये बड़े बड़े चार्जेस के लिए वैलिड नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखना, ये किसके लिए वैलिड है भाई, हमने पहले भी इसकी बात करी थी, वैलिड है ये पॉइंट चार्जेस के लिए। किसके लिए वैलिड है,
पॉइंट चार्जेस के लिए। अब पॉइंट चार्जेस क्या है, जो मतलब लगभग छोटे छोटे मासेस हो या छोटे छोटे, सॉरी मासेस की बात करो, छोटे छोटे चार्जेस जो होते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट चार्जेस। लेकिन एक बात मैं बता दूं, यहाँ पर पॉइंट चार्जेस की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन दे पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। वो क्यों, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये दो छोटे छोटे आप चार्जेस रख दो, तो आप थोड़े कम डिस्टेंस पर अगर इन रखोगे तो आप फिलहाल के लिए कह सकते हो कि ये पॉइंट चार्जेस हैं आपके पास। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं एक बड़ा चार्ज आपके पास है, बड़ा चार्ज, तो आप कहोगे सर ये पॉइंट चार्ज नहीं हो सकता। बड़ा चार्ज पॉइंट चार्ज इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें जो चार्ज है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। लेकिन अगर इन्हीं बड़े बड़े चार्जेस को अगर मैं बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस पर रख दूं, बहुत ज्यादा लंबी डिस्टेंस पर रख दूं, जैसे सपोज मैं आपसे ये कहता हूं कि एक हमारा प्लेनेट जुपिटर है और दूसरा हमारा क्या, अर्थ है। अगर हम इन दोनों चार्जेस, मतलब इन दोनों की बात करें, अगर सपोज इन दोनों को हम एज अ चार्ज ले, तो यार इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंसेस है, तो एक दूसरे के लिए काफी छोटे छोटे से दिखाई देंगे। मतलब सिंपल सा मतलब है कि अगर आपके पास बड़े बड़े चार्ज भी हैं, बड़े बड़े चार्ज भी हैं, देखो प्रैक्टिकली हम उतने बड़े चार्ज नहीं ले पाएंगे, मैं आपको बस बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। तो अगर मैं बड़े बड़े चार्जेस की बात करूं, अगर आप उन्हें भी तो लंबी दूरी पर रख दें, लंबी डिस्टेंस पर रख दें, तो वो भी पता है एज अ पॉइंट चार्ज यहाँ पर ट्रीट करेंगे। तो अगर हम देखना चाहें या कहना चाहें तो पॉइंट चार्ज की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं बनती है ना। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पॉइंट चार्ज आपके वो चार्ज है जिसका एक सेंट्रलाइज्ड चार्ज आपको दिखेगा, डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से आपको चार्ज वहां पर नजर नहीं आएगा, वो चार्जेस आपको कैसे कहलाएंगे, पॉइंट चार्जेस। तो आपका जो कूलोम्स लॉ है, अगर इसकी हम बात करें तो ये एक्सटेंडेड चार्जेस की बात है, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए, मतलब बड़े बड़े चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है कि अगर आपके दोनों चार्जेस बोथ चार्जेस आर इन मोशन, मतलब अगर दोनों पॉइंट चार्जेस अगर आपके मोशन में है तब भी आपका ये जो लॉ है, कूलोम्स लॉ है, तब भी ये वैलिड नहीं हो सकता। हाँ, ये वैलिड आपका हो सकता है कि जिसमें आपके पास दोनों पॉइंट चार्जेस रेस्ट पर हो तो वैलिड है। तीसरी एक कंडीशन और आपको ध्यान रखनी है, जो आप नोट में लिख के रखें कि अगर एक चार्ज वन चार्ज इन मोशन और जो अदर चार्ज आपके पास है, सेकंड चार्ज की अपन बात करें, अदर वन की अपन बात करें, अगर अदर चार्ज जो है वो अगर आपका कैसा है, रेस्ट पर है, तो ध्यान रखना तब आपका कूलोम्स लॉ जो है वो वैलिड है, तब क्या होगा, आपका वैलिड है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि कई बार इस चीज को हम थोड़ा सा एक अलग तरीके या गलत तरीके से हम इसे पढ़ लेते हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर कूलोम्स लॉ की लिमिटेशंस की बात करें, अगर दोनों चार्जेस मोशन में हैं आपके पास या अलग अलग पोजीशन में आपके पास चल रहे हैं, तो फिर ध्यान रखना कूलोम्स लॉ नहीं लगेगा। लेकिन अगर पॉइंट चार्जेस आपके रेस्ट पर है तब तो लगना ही लगना है। लेकिन अगर उनमें से एक पॉइंट चार्ज अगर आपका मोशन कर रहा है और दूसरा आपका रेस्ट पर है, तब भी कूलोम्स लॉ आपका वैलिड होगा, मतलब तब भी कूलोम्स लॉ आपका अप्लाई करेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ये आपके पास क्या होगा, अगर हम कहें तो लिमिटेशंस आपके पास है। अब आगे हम चलते हैं, बहुत अच्छे एक टॉपिक पर हम चलने जा रहे हैं, जैसे हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या बोलेंगे भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया होगा। तो यहां से हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अगर अपन बात करें, अच्छा एनसीईआरटी इसे कुछ और तरीके से भी लिखता है। इसे एनसीईआरटी लिखता है फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, है ना। इसे एनसीईआरटी जो है वो कुछ इस तरीके से लिखता है, फोर्सेस ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। लेकिन अगर देखा जाए तो ये चार्जेस के रिगार्डिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहलाएगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है क्या, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे सपोज अभी तक हम कूलोम्स लॉ में ये देख रहे थे कि हमारे पास अगर दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 है Q2, अगर आपको यहाँ पर इसका फोर्स देखना है, मतलब फोर्स ऑन Q2 की अगर अपन बात करें, तो आप क्या लिख रहे थे, ये था आपका F21, ऐसे लिख रहे थे। लेकिन अगर मैं कहूं कि इन दो चार्जेस के अलावा अगर मेरे पास एक थर्ड चार्ज और आ जाता है, जैसे सपोज Q1 है आपके पास और यहाँ पर है आपका Q2 और एक थर्ड चार्ज आपका Q3 भी यहाँ आ जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इस Q2 पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, मतलब नेट फोर्स आपके पास क्या होगा, तो आप बताओगे F नेट ऑन Q2, मतलब Q2 पर जो नेट फोर्स लगने वाला है वो आप क्या होगा, तो एक तो आपके पास क्या होगा, इस वन की वजह से लगेगा, मतलब F21 लगेगा, और दूसरा आपका इस
Q3 की वजह से भी लगेगा, मतलब आप कह सकते हो F23, मतलब आप सिंपल सा अगर F नेट ऑन Q2 निकालना चाहो तो आप निकालोगे F21 प्लस F23। मतलब आपने किया क्या है, आपने किया ये है कि अगर मुझे Q2 पर टोटल चार्ज अगर निकालना है तो आप क्या करोगे कि इस वन के द्वारा या इस वन के कारण लगने वाले फोर्स को आप जोड़ दोगे उस थर्ड द्वारा लगने वाले चार्ज के साथ। मतलब अगर देखा जाए तो आप वेक्टर सम करने वाले हो। क्या कर रहे हो आप, इसे वेक्टर सम कर रहे हो। हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पर वेक्टर सम, मतलब किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज पर आप जो नेट फोर्स देख रहे हो वो ऑल रिमेनिंग चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस का वेक्टर सम आप देख पा रहे हो। तो कुल मिला के अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास अगर किसी सिस्टम में n चार्जेस हैं, मतलब कितने चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं, और अगर उन n चार्जेस पर उन n चार्जेस में से अगर किसी एक चार्ज को मैं उठा लूं तो वहां पर उस पूरे चार्जेस द्वारा जो फोर्स लगेगा वो आपके उस चार्ज पर क्या होगा। तो सिर्फ आप देख रहे हैं यहाँ से। तो अगर सपोज हम इस चीज को लिखना चाहें, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को अगर अपन लिखना चाहें तो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कैसे लिखेंगे वो हम देख रहे हैं। मैं इतना मिटा रहा हूं यहाँ पर। सपोज लेट we have n charges in a system। हमारे पास सिस्टम में कितने चार्जेस हैं, n चार्जेस हैं। जैसे Q1 हो गया, Q2, Q3, Q4, इस तरीके से ये कितने चार्जेस हैं, Qn। अगर मैं nth चार्ज पर नेट फोर्स देख रहा हूँ, nth चार्ज पर अगर मैं फोर्स देख रहा हूँ F नेट ऑन n, nth चार्ज की अगर अपन बात करें तो nth चार्ज पर F नेट क्या लगेगा। तो आपने क्या बताया कि वेक्टर सम ऑफ ऑल रिमेनिंग चार्जेस, मतलब वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस, है ना। मतलब इन सभी के द्वारा इस nth चार्ज पर लगने वाले फोर्सेस का अगर मैं वेक्टर सम निकाल लूं तो मुझे इस पर नेट चार्ज देखने को मिल जाएगा। तो कैसे होगा, फोर्स ऑन n ड्यू टू 1 ये कहलाएगा। फिर आपके पास होगा फोर्स ऑन n ड्यू टू 2। इस तरीके से अगर अपन देखेंगे तो आपके पास मिलेगा फोर्स ऑन n ड्यू टू n-1 ये होगा। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो ये हमें यहाँ पर नेट फोर्स मिलेगा। क्या मिलेगा भाई, नेट फोर्स। अब इसी चीज को अगर मैं थ्योरेटिकल तरीके से लिखना चाहूँ क्योंकि ट्वेल्थ में थोड़ा सा लिखने को आ सकता है आपसे, तो आप इसे लिख सकते हो कि इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस the net electrostatic force on any one charge is vector sum of forces of all remaining, या आप ऐसे लिख सकते वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दैट पर्टिकुलर चार्ज। मतलब कहने का सिंपल सा है कि किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पर, हमने यहाँ पर जो एफ नेट निकाला वो Qn पे निकाला है, तो यहाँ पर इस Qn पर जो लगने वाला आपके पास चार्ज होगा मतलब फोर्सेस होगा वो क्या होगा, सबके वेक्टर सम का होगा। मतलब यहाँ पर इस Qn पर ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, ये भी लगाएगा, मतलब सारे इससे एक कम तक मतलब n-1 तक सभी के सभी अपना क्या लगाएंगे, फोर्सेस। अगर उन सभी के फोर्सेस का हम वेक्टर सम निकाल लें तो जो हमें नेट चार्ज देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, Qn पर देखने को मिलेगा। यही हमें क्या बताता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर हम कुछ बढ़िया से न्यूमेरिकल्स यहाँ देखने वाले हैं जिसमें आपको भी मजा आएगा। तो ये अगर आप चाहें तो बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से इस थ्योरी को आप लिख सकते हो वहां पर, है ना, ये पूछ लिया जाता है। लेकिन इस पर सवाल कैसे बनते हैं, प्रॉब्लम्स कैसे बनती है वो आप यहाँ देखना। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल हमें देखने को मिलेगा। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो नीचे दिया है कुछ इस तरीके से, और इस पर आपके पास चार्जेस दिए हुए हैं। यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू है।
ठीक है, हमने इसे सपोज मान लिया ए, इसे हमने मान लिया ए, इसे हमने मान लिया बी और इसे हमने मान लिया सी। ठीक है, अगर हम बात करें, आपसे पूछा गया है सवाल में फाइंड द नेट फोर्स ऑन पॉइंट सी, है ना। अब देखो एक बात आप समझते हो, यहाँ पर अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो डेफिनेटली ये वाला जो एंगल आपके पास होगा वो कितना होगा 60, ये भी कितना होगा आपका 60 और ये भी कितना होगा आपका 60। तो देखो इस सी पर, इस सी वाले की अपन बात करें तो इस पर हम नेट फोर्स देखने की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर सिंपल सा, अगर हम देखें इस सी पर तो आपके पास जो नेट फोर्स होगा, सॉल्यूशन की अपन बात करें तो किस तरीके से होगा, देखो सी पर देखो, तो इस सी पर रखे रहने वाले पॉइंट चार्ज पर एक जो फोर्स होगा वो इसकी वजह से भी लगेगा, मतलब पॉइंट ए पर रखे रहने वाले चार्ज की वजह से होगा। दूसरा अगर अपन बात करें तो बी पर रखे पॉइंट चार्ज की वजह से भी इस पर क्या होगा, फोर्स लगने वाला है। क्योंकि अगर आप देखो तो ये सभी के सभी कैसे हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस हैं, तो यहाँ पर किस तरीके से फोर्स लगने वाले हैं। देखो यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर आपके पास एक फोर्स ऐसा होगा, इसे अट्रैक्ट करेगा, मतलब इसे क्या करेगा, रिपल करेगा। रिपल करेगा तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ये लिख सकते हैं भाई, मतलब फोर्स सी पर लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, ए की वजह से लग रहा है। दूसरा अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक फोर्स ये भी लगेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, एक फोर्स आपके पास ये भी लगेगा, है ना। तो अगर हम देखें तो ये आपके पास यहां से मिल रहा है, मतलब यहाँ पर पॉइंट सी पर जो आपका एफ बी डी बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक ऐसा बन रहा है आपका एफ सी बी और एक आपको इस तरीके से नजर आ रहा है एफ सी ए, है ना। अगर हम ये कहें तो इनका आपका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब इनका अगर अपन फोर्स देखें तो क्या होगा, तो देखो यहां से अगर आप एफ सी ए को देखने वाले हो तो एफ सी ए क्या होगा के, यहाँ पर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसे आप ए मान लें, इसकी जो साइड है वो कितनी है ए, ये भी साइड ये है, ये भी साइड ये। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड कैसी होती है भाई, बराबर होती है, हमने सबको ए मान लिया यहाँ पर। अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, मतलब बनने वाला आपका क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, और आपका होता है डिस्टेंस का रेशियो स्क्वायर, तो आपने लिख दिया क्या, ए का स्क्वायर। ठीक है, एफ सी ए। अगर हम बात करें यहाँ पर एफ सी बी, तो एफ सी बी क्या होगा भाई, एफ सी बी आपके पास होगा के क्यू स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर, एफ सी बी की बात कर रहे हैं के क्यू स्क्वायर, है ना, मतलब क्यू ए भी है, क्यू ए भी है, और साथ में होता है डिस्टेंस का स्क्वायर, यहाँ पर भी ए है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों के दोनों बराबर है, मतलब लेट हम इसे एफ मान लें क्या भाई, इन दोनों को हमने मान लिया एफ, मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास एफ सी बी की वैल्यू भी हमने मान ली एफ, और एफ सी ए की वैल्यू भी हमने मान ली क्या एफ ए। हमने एफ इसलिए माना क्योंकि दोनों की जो आपके पास मैग्नीट्यूड रिजल्ट जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है आपका सेम, तो हमने एफ मान लिया। अच्छा, आपने 11th में जब आपने वेक्टर पढ़ा तब आपने देखा था कि अगर दो वेक्टर आपके पास कैसे हैं, बराबर, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपके पास बराबर है तो उनका रिजल्टेंट फोर्स जो निकलेगा, रिजल्टेंट फोर्स एकदम बीचों से बीच निकलता है, क्योंकि ये एंगल आपका कितना है 60 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आपका निकल रहा है एफ नेट जिसे अपन कहें, एफ नेट मतलब नेट फोर्स यहाँ से जो मिलेगा ये आपका मिलेगा 30 डिग्री पर, है ना। मतलब यहाँ से एफ नेट जो आप निकालोगे वो निकालोगे आप एफ नेट रूट ऑफ ए स्क्वायर मतलब एफ का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब एफ का स्क्वायर, और 2ab मतलब एफ कॉस 60, ये होगा ना भाई कॉस 60। सिंपल सा हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा, आप देखो यहाँ से तो ये हो जाएगा आपका एफ स्क्वायर, यहाँ से होगा आपके पास 2f स्क्वायर, कॉस 60 कितना होता है भाई 1/2 होता है, तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ से 2 से 2 कटा तो ये हो जाएगा आपका 3f स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3f स्क्वायर। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बनेगा √3f, मतलब यहाँ पर आपका जो नेट फोर्स मिलने वाला है, f की हम वैल्यू रख सकते हैं, f की वैल्यू अगर आप रखोगे तो ये हो जाएगा k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, यही आपके पास होगा आंसर। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर पॉइंट सी पर रखे रहने वाले इस चार्ज की अपन बात करें तो इस पर नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा आपका √3k क्यू स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस हम इस तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान, बेहद आसान सा क्वेश्चन लगा आपको, ठीक है। लेकिन इसी तरीके से आपके पास बनते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की अगर अपन बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर कुछ ऐसे सवाल देखने को आपको मिल सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कुछ सवाल हम और करना चाह रहे हैं यहाँ पर,
अच्छा, लेकिन इस बात में बता दूं, ऐसे प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन पर मैं कुछ आपको जुगाड़ बताने वाला हूँ यहाँ। कुछ छोड़ी जुगाड़ मतलब शॉर्टकट्स की अपन बात करते हैं यहाँ पर। कुछ जो देखकर ही आपको ये इतनी सब बातें करने की जरूरत नहीं है, आप देख के ही, क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि पेपर में मल्टीपल चॉइसेस होती है, वहां पर आपके पास समय बहुत कम होता है और उस समय के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को करते जाना है। तो देखो कुछ जुगाड़ की अपन बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को देखने के लिए। जुगाड़ है ना। अगर जुगाड़ नंबर 1 की मैं बात करूं तो जुगाड़ नंबर 1 आपसे ये कहता है कि अगर आपके पास दो फोर्सेस है, सपोज एक फोर्स आपका F है और उन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो लगभग लगभग मतलब दोनों का बराबर है और दोनों एक दूसरे से जो है वो आपके 120 डिग्री पर, मतलब दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो कितना है आपका 120 डिग्री। तो इन पे निकलने वाला जो F नेट होगा वो ध्यान रखना आपका F ही होगा। एफ नेट कितना मिलेगा आपको एफ। तो आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है एफ नेट निकालने की, वो आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब ये वाला आपको लगाने की जरूरत नहीं है। एफ आर जो आप लगा रहे थे ना अभी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, ये लगाने की आपको जरूरत नहीं है। सीधा आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, मतलब दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड मतलब जिनका रिजल्ट बराबर है, अगर हम उनकी बात करें तो उनके बीच में मिलने वाला एंगल अगर 120 है तो एफ नेट क्या होगा आपका एफ होगा। सेकेंड इसी तरीके से अगर आप देखो तो अगर दो फोर्स जिनका मैग्नीट्यूड फिर से आपका सेम है मतलब एफ एफ है और अगर उनके बीच में एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, कितना बन रहा है 90 डिग्री का बन रहा है, तो एफ नेट जो है वो आपको मिलेगा √2f। क्या मिलेगा भाई √2f, है ना। इसी तरीके से अगर थर्ड में बात करूं तो थर्ड आपके पास हो जाएगा कि अगर दो फोर्स आपके सेम है एफ एफ और अगर उनके बीच में मिलने वाला फोर्स क्या होगा आपका 60 है, तो ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर आप एफ नेट जो निकालोगे वो आपका एफ नेट बीचों बीच निकलेगा, यहाँ पर भी अगर अपन बात करें तो एफ नेट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर अपन देखें तो वो सिंपल सा आपका एफ नेट यहीं कहीं पर मिलेगा और ये एफ नेट जो आपका होगा वो होगा आपका √3f। तो ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप कैलकुलेशन करने बैठ जाओ, ठीक है। तो ये चीजें आपको डायरेक्ट याद रखनी है। तो ये कुछ जुगाड़े थी, लेकिन हम और भी न्यूमेरिकल यहाँ से देखने वाले हैं, कैसे देखेंगे वो अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस तरीके से है। एक स्क्वायर है आपके पास, एक स्क्वायर है और इस पर आपके पास कुछ चार्जेस हैं। इस बार थोड़ा सा हमने चेंज किया है, स्लाइड चेंज किया है, -q, इस पर है +q, ठीक है। हम नाम दे देते हैं, ये होगा आपके पास A B C और D, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एफ नेट मतलब टोटल चार्ज एफ नेट, फाइंड द एफ नेट ऑन पॉइंट सी। इस पर निकालना है आपको, एफ नेट निकालना है सी पर। तो किस तरीके से हम निकालेंगे, तो कोई बात नहीं, निकालना यहाँ फिर से वही आसान सा है। अगर हम देखें तो एक जो चार्ज है वो आपके बी की वजह से लगेगा, वो क्या होगा आपका एफ सी ऑन मतलब एफ ऑन सी ड्यू टू बी, मतलब इस पर लगने वाला जो आपके पास, सॉरी ये कैसा है आपका नेगेटिव है, मतलब हम कह सकते हैं नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव है, तो इसे क्या करेगा ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, ये अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये फोर्स लगेगा एफ ऑन सी ड्यू टू बी, क्लियर है। ऐसे अगर अपन बात करें तो ये भी पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इसे अट्रैक्ट करेगा, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कुछ इस तरीके से लगेगा, मतलब एफ ऑन सी ड्यू टू डी, क्लियर है। और वहीं अगर अपन बात करें तो ये आपका पॉइंट ए बी, तो इसे अट्रैक्ट मतलब यहाँ पर ये क्या है आपका पॉजिटिव है, तो ये भी अट्रैक्ट करने वाला है, ये हम डायगोनल कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर ये जो आपके पास लगेगा फोर्स वो कुछ ऐसा लगेगा और ये क्या होगा आपका एफ एफ यहाँ से होगा आपके पास क्या एफ किस पे लग रहा है, सी पर लग रहा है, किसकी वजह से लग रहा है आपका ए की वजह से लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल सा हमने एक चीज देख ली है यहाँ पर। अच्छा, एक बात आप जानते हो कि जब भी हम किसी भी स्क्वायर की बात करते हैं तो उसका जो आपके पास डायगोनल होता है वो होता है a√2। कितना होता है भाई a√2 होता है, कितना होगा a√2। तो यहाँ पर हम कुछ फोर्सेस की कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या होगा एफ सी बी,
एफ सी बी कितना मिलने वाला है, एफ सी बी मतलब इस और इसकी अपन बात करें तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर। मैंने फिर से बोला है कि साइन आपको नहीं रखने हैं क्योंकि डायरेक्शन पहले से आप बता चुके हैं ना कि आपको अट्रैक्ट मतलब इस किसकी तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स बी की तरफ आपके पास फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन ऑलरेडी आप मेंशन कर चुके हैं तो उसमें माइनस प्लस लगाने की आपको जरूरत नहीं है। अगर हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो इसे आप ले लेते हैं जैसे ए बी ए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा भाई, ये ए स्क्वायर बन जाएगा। ऐसे अगर मैं इस फोर्स की बात करूं एफ सी डी की अपन बात करें तो ये भी क्या होगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों कैसे भाई आपके बराबर हैं, तो क्या हम इसे फिर से वही मान लें, एफ मान लें। अगर हम एफ मान लिया हमने इन दोनों को, लेकिन अगर इसकी अपन बात करें तो ये क्या हो सकता है, तो ध्यान से देखना है इसको, एफ सी ए। तो यहाँ पर दोनों चार्जेस तो क्यू क्यू है, मतलब क्यू क्यू है तो हम लिख सकते हैं क्यू, लेकिन यहाँ पर जो आपके पास डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अब ध्यान रखना ए नहीं है, ये डायगोनल है भाई स्क्वायर का, और डायगोनल का स्क्वायर मतलब स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो ए रूट टू होता है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो होगा ए रूट टू का स्क्वायर, मतलब यहाँ से मिलने वाला एफ सी ए जो है वो होगा के क्यू स्क्वायर टू ए, यही होगा ना भाई। लेकिन एक बात आप यहाँ समझो थोड़ा सा कि अगर हम इस एफ सी बी की बात करें और एफ सी डी की बात करें तो ये दोनों 90 एंगल पर है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूं तो ऐसा कुछ है, ये ऐसे है आपके पास एफ सी डी और ये है आपका एफ सी बी। अगर देखें तो इन दोनों को हमने एफ लिया है, क्या लिया है एफ, और ये दोनों कैसे हैं 90 डिग्री पर, मतलब इनका जो नेट या रिजल्टेंट फोर्स होगा एफ आर वो यही होगा 45 डिग्री पर। और एफ आर अभी हमने देखा था कि कितना हुआ था भाई, एफ आर जब भी आपके पास 90 डिग्री दिया हो तो एफ आर कितना मिलता था, √2f मिलता था। अरे हाँ या ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने जुगाड़ में देखा था कि अगर 90 है तो बीच से जाएगा आपके पास, दोनों आपके पास बराबर है, एफ एफ है, तो मिलने वाला एफ आर कितना होगा रूट एफ, है ना। तो अब इस पर नेट क्या होगा, तो नेट क्या, ये एफ आर लग गया ये वाला, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी टूवर्ड्स द पॉइंट ए होगा ना भाई, टूवर्ड्स द पॉइंट ए होगा। अगर हमने एफ नेट की बात करें तो एफ नेट क्या लगने वाला है, एफ नेट ऑन पॉइंट सी, है ना। तो ये मिलने वाला है आपके पास एफ आर रिजल्टेंट जो अभी लगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो लगा एफ आर प्लस साथ में क्या होगा एफ सी ए, क्या होगा एफ सी ए, और जो डायरेक्शन इसकी होगी जो नेट आपको निकलेगा वो आपके पास देखते हैं अपन कैसा निकलता है। एफ आर की बात करें तो ये तो हो गया आपका √2f, इसकी बात करें तो ये है आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a। एफ की वैल्यू अगर हम रखें तो एफ की वैल्यू हमारे पास है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा ये ए स्क्वायर लगा लेना क्योंकि ये √2 का स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है और ये भी क्या हो जाएगा भाई ए स्क्वायर, ठीक है। इसकी अपन बात करें तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। यहाँ से हम चाहें तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लोगे तो बचेगा क्या √2 1/2। दिस इज द आंसर एफ नेट, है ना। और ये कहाँ की तरफ एक्ट करेगा भाई, ये एक्ट करेगा टूवर्ड्स द पॉइंट ए। एफ नेट यहाँ पर एक्ट टूवर्ड्स द पॉइंट ए, मतलब आपका जो रिजल्टेंट जो एफ नेट निकला है ये इस एफ नेट की डायरेक्शन क्या होगी टूवर्ड्स द पॉइंट ए की होगी, है ना, मतलब ये ए की तरफ लगेगा। ओके, तो ये इस तरीके से आपका सवाल था। तो दो सवाल हमने इस तरीके से हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर इस तरीके से मतलब आप कह सकते हो कि ये कुछ पॉलीगन टाइप्स के, मतलब जो आपके पास कुछ स्क्वायर कुछ ट्रायंगल्स के अपन बात करते हैं तो इस बेस पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस यहाँ देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं जो थोड़े लेवल लेके आते हैं, फिर हम आगे चलेंगे कुछ चीजों को लेके। अच्छा, जो हमने क्वेश्चन किया है अगर इसी क्वेश्चंस को मैं कुछ इस तरीके से आपसे पूछूं, जैसे इस क्वेश्चन को अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक स्क्वायर है, एक नया क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इस क्वेश्चन को ये कहेंगे और इस पर जो चार्जेस का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपका चार्ज जो है वो आपका कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और डिस्टेंस से आपके पास ए स्क्वायर है आपका, और इसके सेंटर पर ध्यान रखना, सेंटर पर एक आपके पास चार्ज रखा है प्लस क्यू, है ना। प्लस क्यू भी ले सकते हो माइनस क्यू भी ले सकते हो, इसमें कोई बात नहीं, जो आपका रिजल्ट आएगा वो वही आएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर आपसे पूछा जाए कि एफ नेट ऑन
सेंटर है ना, मतलब सेंटर पर रखा रहने वाले आपके पास जो चार्ज है, अगर उस पर हम नेट चार्ज निकाल कर देखें तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा। तो ध्यान रखना, हमेशा जब भी आपके पास अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब देखो आप हर जगह आपके पास क्या है, चार्जेस जो है वो सिमेट्रिकल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और अगर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम अगर आपसे पूछा जाए कि सेंटर पर रखे चार्ज पर एफ नेट क्या होगा या टोटल फोर्स क्या मिलेगा, तो आप सीधा यहां से बता सकते हैं कितना होगा, 0। इस बात को भाई आप गांठ बांध के रख लें, इस बात को आप ध्यान रखें कि जब भी सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो और अगर उसके सेंटर पर रखे किसी भी चार्ज पर एफ नेट अगर आपसे पूछता है या टोटल फोर्स आपसे पूछता है तो कैसा होगा आपका, 0। देखो इसको मैं करके भी आपको बता सकता हूं। अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहां पर क्या होगा, ये आपके पास होगा, सपोज हमने इसे मान लिया आर, ये आर क्या होगा आपका, या आप सिंपल सा ऐसे कह सकते हो ये पूरा डायगोनल है, ये हो जाएगा आपका a√2। और अगर इस आर की बात करें तो ये हो जाएगा a√2/2, मतलब यहां से मिलेगा कितना आपके पास, a/√2, यही मिलने वाला है। ओके, मतलब यहां से आर जो आपको मिलेगा वो आर कितना मिल जाएगा, a/√2। हाफ जो है वो डायगोनल का हाफ कितना होगा, a/√2 होगा, क्योंकि पूरा डायगोनल कितना होता है स्क्वायर का, a√2 होता है। तो देखो अगर हम ध्यान से देखें, इस सेंटर पर रखे क्यू की अपन बात करें, ये आपका प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर आपके पास है, तो देखो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, मतलब दोनों सेम आपके पास चार्ज है। अगर ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो यहाँ पर जो आपके पास फोर्स लगेगा वो इस पॉइंट चार्जेस की वजह से इसे भी रिपल करेगा, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो दोनों के दोनों कैसे होंगे, सेम होंगे। सेम इसलिए भी होंगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डिस्टेंस भी आपके पास सेम है। जब दोनों फोर्सेस आपके पास सेम होंगे तो एक दूसरे को कैसे कर देंगे भाई, कैंसिल आउट कर देंगे। कैंसिल आउट इसलिए करेंगे क्योंकि एक दूसरे के डायरेक्शन में कैसे, अपोजिट है। ऐसे अगर मैं इन दोनों चार्जेस की बात करूं, मतलब ये इस डायगोनल की अगर अपन बात करें तो ये डिस्टेंस भी तो आपके पास कैसी है, बराबर है। और डिस्टेंसेस बराबर होने के साथ साथ ये दोनों पॉइंट चार्जेस भी कैसे हैं आपके पास, बराबर है। तो यहां पर लगने वाला फोर्स और यहां पर लगने वाला फोर्स भी कैसे हो जाएंगे आपके पास, बराबर। जब चारों आपके पास बैलेंस हो गए तो वहां पर एफ नेट कितना मिलने वाला भाई, 0 मिलेगा, सिंपल सा। तो मेरा सिंपल सा कहने का यहाँ पर मतलब है कि जब भी आपके पास कोई सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखाई दे और अगर उसके सेंटर पर रखे किसी चार्ज पर एफ नेट की बात करें तो ध्यान रखना एफ नेट हमेशा कितना मिलेगा, 0। जैसे यहाँ की अपन बात करें, प्लस क्यू हो यहाँ पर, प्लस क्यू हो यहाँ पर और प्लस क्यू हो, और इसके सेंटर पर कोई फिर से प्लस क्यू अगर आप रख दो तो तब भी आपके पास क्या होगा, इस बार हम मान लेते हैं कोई माइनस क्यू हमने रख लिया तो क्या होगा, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर भी आपके पास क्या होगा भाई, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एफ नेट कितना होगा, 0 होगा। ऐसा होगा, एफ नेट जो है वो भी फिर से कैसा होगा, 0। या हम किसी सर्किल की बात करें, सर्किल पर आपके पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं मान रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड चार्जेस के अंतर्गत आ जाएगा जहां पर कूलम्स लॉ आपका वैलिड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट के चक्कर में आप ये कह सकते हो कि अगर किसी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं और उसके सेंटर पर रखा जो चार्ज आपके पास होगा वो कितना होगा, एफ नेट 0। तो ये नोट करके कहीं लिख लो, ये नोट करके कहीं लिख लो आप कि अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है तो सेंटर पर रखे चार्ज, मतलब प्लस क्यू जो हमने माना है, सेंटर पर रखे चार्ज प्लस क्यू पर एफ नेट जो होगा वो होगा 0। ठीक है, इस बात को आप गांठ बांध के रखिए क्योंकि ये चीजें बहुत मायने रखती है। मैंने आपसे फिर से बोला है कि टाइम जो समय है ना उसकी बहुत ज्यादा अहमियत होती है हमारे पेपर में, जब भी हम मेन से एडवांस या नीट का पेपर देने जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमें बहुत बारीक बारीक चीजों को ना मेमोराइज करके जाना पड़ता है, जो चीजें हमें डायरेक्ट दे सकती हैं उसका हम फायदा उठा सकें। लेकिन इसी क्वेश्चन पर एक बहुत अच्छा सवाल आपसे बन सकता है, इसी पर अगर हम देखें तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि अगर मैं सेंटर पर ही कोई चार्ज लूं और अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ना रखूं, मतलब वहां पर चार्जेस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, तब आपके पास क्या हो सकता है, तब वहां पर एफ नेट क्या मिलेगा। तो देखो हम उस तरीके का सवाल भी देख लेते हैं जो थोड़ा सा आपके लिए अच्छा खासा बन सकता है। ऐसे सवाल आने की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है। देखो कॉन्सेप्ट पकड़ना बहुत जरूरी है भाई, कॉन्सेप्ट अगर पकड़ लोगे तो फिर
सवाल कैसा भी हो आप आसानी से हल करके ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो इस पर ही एक अच्छा सवाल कैसे बन सकता है वो थोड़ा देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूं तो ऐसा स्क्वायर ही ले लेते हैं, स्क्वायर की अपन ने बात करी, और इस स्क्वायर पर अगर मैंने देखा कि यहाँ पर आपके पास सेंटर, ये सेंटर है आपका, और यहाँ पर आपके पास एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, ठीक है। अब सेंटर पर है और ये हमने जो डिस्टेंस है सपोज हमने मान ली आर, क्या मान लिया आर, अगर ये आर है तो ये भी आपके पास आर होगी, ये भी आर होगी, ये भी आर होगी, है ना, ये सेम है, स्क्वायर है। और ये हमने साइड जो है वो मान ली है आपके पास ए ए ए, ठीक है भाई, क्लियर है। और यहां पर हमने जो चार्ज रखे हैं प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, और यहाँ पर हमने एक चार्ज ले लिया क्या, माइनस क्यू। अब देखना सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया। हाँ अगर यहाँ पर प्लस क्यू और होता तब आप कह सकते थे कि हर जगह आपका जो चार्ज है वो सेम है ना। अब सिमेट्रिकल चीजें नहीं बची हैं, और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द एफ नेट ऑन चार्ज प्लस क्यू that is placed at center of square whose side is a, ठीक है, where r is a√2/2, मतलब a√2/2 का मतलब क्या होगा, a√2/2 की अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपका a√2, ठीक है भाई। आर आपको गिवन भी कर दिया, अब सवाल को और आसान बना दिया यहाँ थोड़ा सा। तो कैसे हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो अगर अब इसका एफबीडी आप देखना चाहें तो देखो कैसे होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी प्लस क्यू, ये प्लस क्यू ये वाला चार्ज जो है इसे नाम दे देते हैं हमने ए बी सी और डी, नाम हमने दे दिया। तो यहाँ पर बी की वजह से जो आपके पास चार्ज यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो हमने मान लिया एफ वी, ओके। इससे क्या करेगा, ये रिपल करेगा। ऐसे अगर मैं डी की बात करूं तो डी की वजह से भी एक फोर्स लगेगा एफ डी, हमने सपोज कर लिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये डिस्टेंस जो है वो आर है, और ये डिस्टेंस भी क्या है आपके पास आर है, मतलब डिस्टेंस दोनों सेम है। अच्छा साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, मतलब बोथ चार्जेस जो होंगे वो कैसे आपके पास सेम होंगे। मतलब यहां से अगर हम देखें यहाँ पर सिंपल सा कि जो एफ बी हमें मिलने वाला है वो क्या मिलेगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन ये कितना है भाई a/√2 है, या हम इसे बोल सकते हैं क्या आर स्क्वायर बोल देते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आर स्क्वायर, और इतना ही आपके पास क्या होगा एफ डी होगा। और चूंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है तो ये एक दूसरे के कैसे कर देंगे, कैंसिल आउट होंगे। मतलब सिंपल सा ये कहानी तो खत्म है। अब हम बात करते हैं इस ए पर रखे पॉइंट चार्जेस, इसकी वजह से तो देखो ये प्लस क्यू है तो इसे क्या करेगा, ये रिपल करेगा, मतलब ये लगेगा एफ ए का मतलब है इस पर लगने वाला फोर्स, किसकी वजह से ए पर, हमने इसे एफ ए मान लिया। लेकिन एक बात आप समझना, ये सी जो है ये सी भी तो इस पर फोर्स लगाएगा, और जो सी फोर्स लगाएगा ये पॉजिटिव है, ये कैसा है नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्जेस, और अनलाइक चार्जेस का मतलब रिपल, मतलब इसमें होगा अट्रैक्शन, तो ये अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स एक ऐसा भी लगेगा, मतलब ये क्या लगेगा आपका एफ सी, मतलब सी की वजह से जो फोर्स होगा। तो यहां से अगर अपन देखें एफ नेट, तो एफ नेट हमें क्या मिलने वाला है, एफ नेट हमें मिलेगा, देखो दो फोर्सेस तो आपके कैंसिल आउट हो गए, अगर एफ नेट मिलेगा तो हमें मिलेगा एफ सी प्लस एफ ए, दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है आपके पास, तो ये नेट फोर्सेस आपके पास मिल गए। अब एफ सी होने क्या वाला है, तो एफ सी क्या होगा भाई, एफ नेट की अगर अपन बात करें तो एफ सी होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ये क्या है आपका आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस अगर इसकी भी बात करें तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम सिंपल सा देखें तो ये हो जाएगा 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम चाहें तो यहाँ पर आर की वैल्यू रख सकते हैं, तो एफ नेट हमें मिलेगा 2k क्यू स्क्वायर अपॉन आर की जगह कितना हो जाएगा a/√2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ से अगर हम देखना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 4, ये √2 जो है वो 2 बनेगा, ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ये आपका आंसर है। और ये कहाँ की तरफ एक्ट करेगा, पॉइंट सी की तरफ होगा, है ना, टूवर्ड्स द पॉइंट सी।
एफ नेट जो होगा वो किस तरफ होगा आपके पास है, टूवर्ड द पॉइंट सी। एफ नेट की जो आपके पास डायरेक्शन होगी वो सी की तरफ होगी। तो इस तरीके का आपके पास एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, जैसे हमने सिमेट्रिकल में एफ नेट मतलब सेंटर पर रखे किसी भी चार्ज पर जो फोर्स लगने वाला है एफ नेट होगा मतलब टोटल फोर्स होगा, वो तो बन जाता था 0। लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें स्लाइड हम चेंज कर दें तो थोड़ा सा हमें एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पर कुछ एडवांस लेवल पर और एक टाइप बनता है कि हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में कुछ अच्छे न्यूमेरिकल और देख सकते हैं। एक जो टाइप बनता है वो कुछ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस बन जाते हैं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब हम किसी थर्ड चार्ज को, किसी दो जो पॉइंट चार्जेस हम बार बार देख रहे थे उन दो पॉइंट चार्जेस के साथ इक्विलिब्रियम रख लें। मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब है व्हेन थर्ड चार्ज is in equilibrium with other 2 point charges। अच्छा, जब भी आप इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहां पर जो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में आएगा उस पर थर्ड चार्ज पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो ध्यान रखना आपका होगा 0, है ना। क्या होगा, एफ नेट जो होगा वो 0। इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है किसी चीज का बैलेंस हो पाना, और बैलेंस का मतलब है कि वहां पर जो टोटल फोर्स आपको देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा आपको, 0। तो देखो ऐसे कुछ इस तरीके से हम देख पा रहे हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरे पास कोई चार्ज है, कोई दो पॉइंट चार्जेस है प्लस क्यू और एक है आपके पास 9 क्यू, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो पॉइंट चार्जेस है इसे थोड़ा यहां रखते हैं। हमने मान लिया सपोज हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं प्लस क्यू और दूसरा है आपके पास 9 क्यू, है ना। और इन दोनों के पास सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंसेस आपके पास है, सपोज हमने मान ली कितनी एल, कितनी डिस्टेंस है भाई एल, ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है एल। आपसे ये कहा गया कि थर्ड चार्ज क्या निकालना है आपको निकालना है कि वेयर बी कीप a third charge on line joining center of two charges such that third charge is in इक्विलिब्रियम। कहने का क्या मतलब है कि जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस, मतलब जो लाइन आपको दिख रही है जो इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रही है, यहां पर इस थर्ड चार्ज को, सपोज हमने थर्ड चार्ज इज प्लस क्यू, हमने कोई एक थर्ड चार्ज मान लिया कितना प्लस क्यू। तो इस प्लस क्यू थर्ड चार्ज की अपन बात कर रहे हैं, तो इसे हम इस लाइन पर कहां रखें जहां पर ये आपका इक्विलिब्रियम में आ जाए। मतलब इन दोनों पॉइंट चार्जेस के साथ इस लाइन ज्वाइनिंग जो आपके सेंटर को लाइन ज्वाइन कर रही है इस लाइन पर हम कहां रखें इस प्लस क्यू को कि ये आपके पास कैसा हो, आपके इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने क्या बताया आपको, जहां पर एफ नेट आपका पास 0 हो। तो देखो एक बार अपन सोचते हैं, रख के देखने की कोशिश करते हैं। अगर इस प्लस क्यू को अगर मैं यहां रखता हूं, यहां पर अगर मैं रखता हूं, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में हो पाएगा, क्या ये इक्विलिब्रियम पर हो पाएगा, मतलब इसका एफ नेट जो है वो 0 हो पाएगा। तो देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये चार्ज आपका पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ये वाला जो फर्स्ट वाला हमने इसे मान लिया फर्स्ट और इसे हमने मान लिया 2, है ना। तो यहां पर इसकी वजह से जो आपके पास लगेगा वो इस तरीके से लगेगा F1, F2 भी इसे क्या करेगा, सॉरी इसे रिपल करेगा ये F1, और ऐसे 2 भी क्या करेगा, इसे रिपल करेगा। मतलब अगर हम इन दोनों की अगर बात करें तो इसका जो एफ नेट होगा वो इस तरफ होगा, और एफ नेट यहां पर आपको 0 होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही डायरेक्शन में और एक ही डायरेक्शन में तो दोनों जुड़ जाएंगे। मतलब यहां पर एफ नेट जो है वो आपका 0 नहीं हो सकता, और अगर 0 नहीं हो सकता तो यहां पर आपका जो प्लस क्यू जो थर्ड चार्ज हमने लिया है वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता। चलो यहां पर देख लेते हैं क्या यहां पर ये चीज पॉसिबल हो सकती है। अगर मैं यहां पर प्लस क्यू रख दूं तो फिर से वही कंडीशन है कि ये फर्स्ट वाला इसे फिर से रिपल करेगा,
ये सेकंड वाला भी इसे फिर से रिपल करेगा, मतलब यहाँ पर भी आपका जो एफ नेट है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इन दो ये इस तरफ, अब इनका जो नेट फोर्स होगा वो इस तरफ लगेगा और दोनों जुड़ जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, तो अभी भी एफ नेट जो है वो आपका जीरो नहीं हो पाएगा, मतलब थर्ड चार्ज अभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं बैठ पाएगा। लेकिन अगर यहाँ कहीं पर इन दोनों के बीच में, मतलब बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस की अगर अपन बात करूं, तो सपोज अगर मैं इस पॉइंट चार्ज को यहाँ पर रख दूं, यहाँ पर रख दूं, यहाँ पर अगर हम रख दें, तो क्या आपका एफ नेट जीरो हो पाएगा? क्या ये थर्ड चार्ज इन दोनों चार्जेस के साथ इक्विलिब्रियम में आ पाएगा? तो देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्लस क्यू, मतलब ये वाला ऐसे क्या करेगा, रिपल करेगा F1, और ये वाला भी इसे रिपल करेगा, ये हो जाएगा F2। हाँ, अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर F नेट आपको जीरो दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों पॉइंट चार्जेस के दौरान लगने वाला जो नेट, जो आपका फोर्स होगा, वो दोनों कैसे अपोजिट डायरेक्शन में, और चूंकि यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो F नेट होने के चांसेस आपके कैसे हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो वो अपन देखेंगे F नेट मतलब थर्ड इक्विलिब्रियम में आपके पास बन जाएगा। तो मतलब यहाँ से एक चीज आपको नजर आती है कि जब भी आप दो लाइक चार्जेस की बात करें, ये जुगाड़ आप ध्यान रखना, ये जुगाड़ मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जुगाड़ आपके पास है कि जब भी आप दो लाइक चार्जेस की बात करें, मतलब दो लाइक चार्ज आपके पास है, प्लस प्लस ये दो लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्ज के बीच में अगर किसी थर्ड चार्ज जो कि आप इक्विलिब्रियम में लाना चाह रहे हो, है ना, प्लस क्यू जो थर्ड चार्ज आपके पास है, तो ये हमेशा इन लाइक चार्जेस के बिटवीन होगा, मतलब कहीं बीच में आएगा। अब वो डिस्टेंस क्या होगी वो अपन को देखना है यहाँ पर। तो सपोज अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये प्लस क्यू जो है वो आपके इस फर्स्ट चार्ज से सपोज एक्स डिस्टेंस दूरी पर है, तो ये जो डिस्टेंस आपकी बची, कितनी बची भाई, एल माइनस एक्स। तो आपको फाइंड करना है कि ये x कहाँ, मतलब ये पॉइंट चार्ज कहाँ रखा, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो x हमें निकालना है। तो भाई निकाल सकते हैं हम इस पर f नेट अगर आपका जीरो है, f नेट अगर आपका जीरो है, तो मतलब f1 बराबर होगा आपका f2। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, f1 माइनस f2 बराबर जीरो। यहाँ से अगर आप देखोगे तो f1 बराबर f2। f1 माइनस f2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये दोनों जो आपके पास है डायरेक्शन में आपके अपोजिट होंगे, तो माइनस आएगा, f1 बराबर f2। f1 क्या निकल सकता है, f1 आप निकलेगा तो ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, k, ये q है, ये q है, तो ये हो जाएगा q है ना, कैपिटल q। वही अगर अपन देखें तो ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, एक्स स्क्वायर बराबर, यहां से अपन देखें तो k, ये कितना भाई 9q है, 9q इंटू क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, l माइनस एक्स का स्क्वायर। यहां से क्या, ये वाला खत्म हो जाएगा, ये यहां से अगर देखा जाए तो बचा क्या, यहां से आपका पास बचा है l माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में है, और बराबर क्या मिल रहा है आपको 9। मतलब यहां से अगर हम देखें तो l माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या मिल गया आपको 9। देखो मैं यहां से ये क्वेश्चन मिटा रहा हूं, अगर हम यहां से इस चीज को देखें तो ये आपके पास देगी l माइनस एक्स बराबर प्लस माइनस 3। क्या मिलेगा आपको, प्लस माइनस 3। एक बार प्लस लेते हैं, एक बार नेगेटिव लेते हैं। प्लस लोगे तो क्या हो जाएगा, l माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा प्लस 3। और अगर एक बार नेगेटिव लोगे तो ये हो जाएगा l माइनस एक्स बराबर माइनस 3। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो l माइनस एक्स जो है वो आपके पास होगा क्या, 3x। ये उस तरफ जाएगा तो जो x है वो आएगा आपका l/4, और यहाँ अगर हम देखें तो ये हो जाएगा l माइनस एक्स माइनस 3x होगा। इस तरफ आपके पास जाएगा तो ये x आपके पास आएगा माइनस l/2, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। तो आप लिख सकते हो विच इज नॉट पॉसिबल। मतलब आपके पास जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, मतलब आप सिंपल सा कह सकते हो कि l/4 डिस्टेंस पर, मतलब फर्स्ट चार्ज से आप l/4 डिस्टेंस पर अगर आप रखोगे तो ये चीज कैसा होगा, थर्ड चार्ज जो होगा वो आपके इक्विलिब्रियम के स्टेट पर होगा। एक चीज और आप आसानी से इस बात को पता कर पाओगे कि देखो, अगर आपको इन दोनों पॉइंट चार्जेस की वजह से इस पर जो फोर्सेस लगाने, और अगर नेट फोर्स जीरो रखना है, मतलब इक्विलिब्रियम में रखना है, तो इक्विलिब्रियम रखने का क्या मतलब है कि इसके और इसके कारण इस पर जो फोर्स लगे वो बराबर होगा। अभी हमने देखा भी F1 बराबर F2 है, देखा ना हमने यहाँ पर। तो ध्यान रखना है कि ये जो Q है वो इस स्मॉलर चार्जेस के आपको पास में रखना होगा। पास में क्यों रखना होगा, क्योंकि भाई ये आपका बड़ा चार्ज है, इसका मैग्नीट्यूड आपको बड़ा दिख रहा है। अब इसको बैलेंस करने के लिए इसकी डिस्टेंस में फर्क लाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से इससे छोटा है ना। तो इसकी एक डायरेक्ट जुगाड़ भी होती है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक शॉर्टकट हम कहें तो शॉर्टकट भी आपका होता है। शॉर्टकट क्या है वो भी हम देख पा रहे हैं। शॉर्टकट मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर शॉर्टकट हम निकालना चाहें तो क्या निकाल सकते हैं।
तो इसका एक शॉर्टकट, ये जो एक्स हमें निकालना है, अगर हम इस एक्स की बात करें तो क्या लिखोगे आप, शॉर्टकट। कब की बात कर रहे हैं, जब हमारे पास दो अनलाइक चार्जेस हो, मतलब दो लाइक चार्जेस हो और उनके बीच में आपने प्लस क्यू रखा है, बिटवीन रखा है, तो डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज where third charge is in equilibrium, ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब जब थर्ड चार्ज आपका इक्विलिब्रियम है तो स्मॉल चार्जर मतलब छोटे चार्ज से कहां पर ये होगा, x। अगर इसके हम डायरेक्ट देखें तो ये होता है आपका √Q1 अपॉन √Q2 प्लस √Q1। ये आप डायरेक्ट इसमें एक जुगाड़ लगा सकते हो, मतलब x की अगर वैल्यू आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। Q1 क्या हो गया आपका, Q1 हमने मान लिया स्मॉलर चार्ज, Q क्या हो जाएगा भाई, स्मॉलर चार्ज, ठीक है। आप चाहो तो इस चीज को चेक भी कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, चेक कर लें। x निकाल रहे हैं हम, Q1 मतलब यहाँ पर स्मॉलर चार्ज है तो आप कह सकते हो √Q, ओके। यहाँ पर अगर अपन बात करें Q2 का मतलब कितना लिया है हमने, 9Q, मतलब आपके पास होगा 9Q प्लस ये आपके पास है क्या, Q। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा ध्यान रखना है ये इसमें आपका L और इनटू क्या है आपका L, तो ये आपके पास होगा Q और यहाँ से आपके पास बनेगा कितना, 3Q √Q प्लस ये हो जाएगा √Q, ठीक है। ये यहाँ से 3 बाहर आएगा और ये √Q, यहाँ से √Q आपके पास कॉमन आएगा, नीचे मिलेगा आपका 1/3 और साथ में चल रहा है L, तो ये L/3 हो जाएगा, ठीक है। 3 + 4 ये 1 4 हो गया, तो L/4 ये आपने चेक कर लिया। आप आसानी से देखो क्या किया मैंने, √Q मैंने कॉमन लिया तो ये 3 आपका बाहर आ जाएगा, 9 का 3 बाहर और एक बचा, ये 4 हो जाएगा, तो L/4 मतलब यहाँ से भी आप चाहो तो डायरेक्ट इस जुगाड़ से भी आप सीधा L/4 निकाल पाओगे, ठीक है। अब ये तो था तब की बात की जब हमारे पास लाइक चार्जेस के थे, लेकिन अगर इसी चीज में एक कंडीशन और बन सकती है, वो ये कि अगर दोनों चार्जेस आपके कैसे हो, अनलाइक हो, मतलब दोनों अलग अलग चार्जेस हो, और तब हमारे पास कोई थर्ड चार्ज आपको क्या करना है, इक्विलिब्रियम में रख के चलना है, तब आपके पास कंडीशन कैसी बन सकती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी है आपके पास, 5 होगा शायद, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अनलाइक चार्जेस की अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पर -16 और ये एक दूसरे से L डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, है ना। अब हम कहाँ रखें भाई थर्ड चार्ज को, थर्ड चार्ज हमने मान लिया क्या, +Q, ओके। अब इसे हम कहाँ रखें, और साथ ही साथ ये काय में है आपका इक्विलिब्रियम में है, ओके, इक्विलिब्रियम में है, तो कहां पर होगा, वेयर शुड बी कीप थर्ड चार्ज दैट रिलेटेड टू द, मतलब दैट इक्विलिब्रियम विद द पॉइंट चार्जेस +Q - 16Q। तो देखो हमें रखना कहां पर है भाई, रखना तो इसके आपके लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ टू चार्जेस पर ही है। तो देखो इसको अपन देखते हैं कहां रख सकते हैं। अगर भाई यहां पर रखता हूं, तो देखो यहां पर अगर मैंने रख दिया, चलो इस बार यहां से रख के देखते हैं, यहाँ पर +Q को अगर मैंने यहां रख दिया तो होगा क्या, अब ये वाला पॉइंट चार्ज इसे रिपल करेगा और ये वाला पॉइंट चार्ज इसे अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पर एफ नेट जो है वो आपका बराबर नहीं होने वाला है 0 के, मतलब यहाँ पर तो ये कंडीशन नहीं बैठने वाली है। लेकिन अगर मैं यहाँ रखूं तो यहाँ बन सकता है क्या, तो आप देखो +Q की अपन बात करें तो ये वाला इसे रिपल करेगा, मतलब फर्स्ट चार्ज जो है वो इसे रिपल करेगा तो ये बनेगा F1, और जो सेकेंड चार्ज है वो इसे करेगा अट्रैक्ट, तो ये बनेगा आपका F2। हाँ यहाँ पर कंडीशन बन सकती है कि आपका जो F नेट है वो कितना हो जाए आपका 0, और अगर F नेट आपका 0 हो गया तो थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। लेकिन एक बात आप सोचो कि यहाँ पर भी तो रख सकते हैं प्यारे, कैसे, देखो अगर यहाँ पर मैं +Q रख दूं तो यहाँ पर फर्स्ट चार्ज की वजह से एक रिपल्सन वाला मिलेगा F1,
और एक आपके पास होगा इस सेकेंड चार्ज की वजह से अट्रैक्शन वाला, मतलब F2। यहां पर भी तो आप देख पाओ तो F नेट शायद 0 हो जाए, लेकिन एक बात मुझे बताओ कि F नेट 0 का क्या मतलब है? F नेट 0 का मतलब है कि उस थर्ड चार्ज पर पॉइंट चार्ज 1 और पॉइंट चार्ज 2 की वजह से लगने वाले फोर्स आपस में बराबर है, मतलब F1 बराबर है किसके भाई? F2 के। अब एक बात गौर से यहां देखो, अगर आप यहां पर इस पॉइंट चार्ज को रखोगे तो यहां पर इस Q के लिए तो ये काफी दूर पड़ जाएगा ना, और अगर दूर पड़ जाएगा तो भाई इसकी बराबरी कैसे कर पाएगा? बराबरी करने का मतलब है कि सेकंड चार्ज के कारण इस प्लस क्यू पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो तो इसके बराबर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो ये पहले से ही बड़ा है, दूसरी कंडीशन अगर यहां रख दोगे तो ये और पास हो गया, तो फिर तो ये कंडीशन बन ही नहीं पाएगी, मतलब यहां पर ये इक्विलिब्रियम में नहीं बन पाएगा। अगर ये इक्विलिब्रियम में बनेगा तो बनेगा कहां पर? सिर्फ और सिर्फ यहां पर। यहां पर क्या होगा कि यहां पर चीजें बैलेंस हो पाएंगी, क्योंकि एक तो ये भले ही बड़ा है लेकिन अब इससे क्या हो गया? डिस्टेंस आपकी ज्यादा दूर हो गई, और हमने देखा है कि आपका जो एफ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। डिस्टेंस जैसी बढ़ती जाएगी आपका एफ लगातार कम होता जाएगा। ये हमने देखा भी था जब हमने आपका ग्राफ देखा था एफ और सेपरेशन के बीच में, तो थोड़ा सा वो भी ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर इस कंडीशन में आप कह सकते हो कि ये दोनों के दोनों फोर्सेस जो है वो आपके बराबर होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप सिंपल सा देख पा रहे हो कि यहाँ से ये बराबर हो गया, तो ये चीज इसको बैलेंस कर पाएगी, है ना। हमने मान लिया कि ये कहाँ रखा है, हमने ये मान लिया कि ये रखा है आपका x डिस्टेंस से। कहाँ रखा भाई? स्मॉलर चार्ज से कहाँ रखा है? ये x डिस्टेंस पर रखा है। तो यहाँ अगर हम देखें F नेट अगर आपका 0 है तो F1 बराबर होगा आपके F2 के। F1 मतलब ये वाला, इसकी वजह से क्या होगा? रिपल्सन। रिपल्सन मतलब K Q अपॉन कितनी दूरी है भाई? x² बराबर क्या होगा? K, ये कितना है आपका? 16Q अपॉन, यहां से अगर अपन देखें तो ये कितना होगा? L ये है, यहां से इसको देख रहे हैं ना, तो L ये है और x ये है, तो कितना बनेगा आपका? L प्लस एक्स का स्क्वायर। ये तो पूरा कर जाएगा Q, है ना। मतलब अगर यहाँ से अगर बच रहा है कुछ तो बच रहा है आपका L प्लस एक्स अपॉन एक्स का स्क्वायर बराबर 16। यहाँ से फिर से वही बात आ जाएगी, L प्लस एक्स अपॉन एक्स बराबर +-4। ये बचेगा भाई +-4। एक बार हम प्लस ले लेते, मतलब प्लस हमने लिया तो यहां से मिलेगा L प्लस एक्स अपॉन एक्स बराबर +4। एक बार हम ले लेते हैं नेगेटिव, तो ये बचेगा L प्लस एक्स अपॉन एक्स -4। ठीक है, यहां से निकाल के देखते हैं क्या निकल रहा है x, तो ये हो जाएगा L प्लस एक्स 4x, मतलब यहां से x जो निकलेगा हमारा निकलेगा L/3। ठीक है, ये इस तरफ जाएगा तो 3 हो जाएगा। यहां अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा L प्लस एक्स -4x, यहां से अगर हम x इसको निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका -5x। x कितना आएगा? -L/5, जो कि आपका पॉसिबल नहीं है। मतलब x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी भाई? L/3। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। मतलब एक बात आपको समझ आ गई है कि जब भी आप अनलाइक चार्ज की बात करो, मतलब वही एक जुगाड़ अगर हम देखना चाहें तो जुगाड़ यहाँ क्या बन सकती है? जुगाड़, अगर मैं जुगाड़ की बात करूं तो जैसे जब भी आपके पास दो अनलाइक चार्ज हो प्लस माइनस, कैसे ये अनलाइक चार्ज हो, तो जो थर्ड चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में कहीं रखा है तो ध्यान रखना है ये थर्ड चार्ज कहाँ होगा? आपका आउटसाइड होगा। कहाँ होगा? बाहर होगा, आउटसाइड, और वो भी क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। स्मॉल चार्ज है, मतलब जो आपका स्मॉल चार्ज है उसके ही कैसा होगा? ये क्लोज होगा। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो ये आपको पता रहना चाहिए कि जब भी आप बात करें दो लाइक चार्जेस की तो आपका थर्ड चार्ज जो होगा वो बिटवीन होगा, और वहीं अगर अपन बात करें यहाँ पर इसकी प्लस क्यू की, जब आप अनलाइक चार्जेस की बात करें तो प्लस क्यू जब थर्ड आपका इक्विलिब्रियम में है तब वो होगा आउटसाइड, लेकिन कहां पर होगा? आपके छोटे से चार्ज के पास में। क्यों होगा? इसकी वजह भी हमने बताई कि अगर आपको एफ नेट बराबर 0 रखना है, इस बात का मतलब है कि F1 और F2 दोनों बराबर होने चाहिए, और F1 F2 अगर बराबर है तो इन दोनों चार्जेस को आप ध्यान से देखो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो कहीं ना कहीं तो हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा, तो हमें डिस्टेंस को लेकर इसे बैलेंस करना पड़ रहा है। ठीक है, देखो जो हमने क्वेश्चन किया इस क्वेश्चन का भी आपका शॉर्टकट हो सकता है x को निकालने का, है ना। x जो है यहाँ पर भी शॉर्टकट आपके पास बन सकता है कि √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q1। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर जो Q1 है वो हमारा क्या है? स्मॉलर चार्ज।
क्या है भाई, स्मॉलर चार्ज है। ये कब की बात हो रही है, जब आपके पास दो अनलाइक चार्ज हो, मतलब प्लस माइनस। और प्लस माइनस जब होगी तब आप इस जुगाड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं या इस शॉर्टकट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या थर्मल इक्विलिब्रियम की अपन जब बात कर रहे हैं तो इस पर एक लास्ट क्वेश्चन है जो बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस लेक्चर का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, जरूर मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 या 7 जो भी है आपके पास, क्वेश्चन दिया है कि फॉलोइंग सिस्टम, नीचे दिया कोई एक सिस्टम है, फॉलोइंग सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड Q। क्या निकाल के देना है भाई आपको, Q निकाल के देना है। कुछ सिस्टम इस तरीके से है, ऐसी दो स्ट्रिंग आपको लगी हुई है और इन दोनों स्ट्रिंग पर आपके पास कुछ पॉइंट चार्जेस दिए हैं। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज दिया है आपको +Q, ठीक है, और यहाँ पर भी एक आपके पास पॉइंट चार्ज है जो भी है आपका क्या +Q, और इनके मासेस भी आपको दिए हैं। इसका मास है M और इसका भी मास है आपका M। तो आपको फाइंड करना है Q को। तो कैसे हम इस सवाल को, इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। साथ ही साथ उसमें कुछ स्ट्रिंग की लेंथ भी दी है, ये आपको दिया है L, ये भी आपको दिया है L, ठीक है, और यहाँ पर ये जो एंगल आपको दिया है, एंगल दिया है आपको थीटा, ठीक है, और आपको निकालना क्या है भाई, Q निकाल के देना है कि Q क्या हो सकता है। तो क्या इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे? तो आप सभी लोग 2 मिनट, मतलब 2 मिनट तो बहुत हो जाएंगे, 1 मिनट में इस क्वेश्चन को करने का कोशिश करें, पॉज करें वीडियो को, कोशिश करें, है ना। गिनती गिन रहा हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, किया ट्राई? अरे हाँ, कर लिया। चलो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हो पाएगा। तो देखो, सबसे पहले काम भाई, एक सुंदर सा एफबीडी आपको बनाना है। जब तक आप एफबीडी बनाना नहीं सीखोगे, इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ी सी परेशानियां आएंगी, है ना। वैसे एफबीडी बहुत आसान चीज है, कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, बस देख। हाँ, तो देखो इसको कैसे हम करेंगे, इसको हम करेंगे कैसे, है ना। देखो, पहली बात, अगर इस पर आपके पास मास है, हम इसी पर क्यू निकाल लेते हैं, तो इस पर एक ग्रेविटी का लगेगा, और ग्रेविटी का होगा आपका क्या, mg, ठीक है। ये स्ट्रिंग है तो एक फोर्स आपके पास होगा क्या, टेंशन फोर्स T, है ना। और अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये जो एंगल आपको दिखाई देगा, ये एंगल आपके पास कितना होगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी आपके पास कितना होगा, थीटा। ये अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे आपके पास, है ना। ये थीटा है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर एक तो आपके पास टेंशन आ गया, एक ग्रेविटी का फोर्स आपके पास आ गया, लेकिन एक फोर्स और यहाँ पर होगा, एक फोर्स होगा कि इस पॉइंट चार्ज की वजह से भी तो भैया इस पर एक फोर्स लगेगा प्यारे। वो फोर्स क्या होगा? और एक बात ध्यान रखो, ये दोनों के दोनों लाइक चार्ज दिखाई दे रहे हैं, और अगर दोनों लाइक चार्ज हैं तो डेफिनेटली इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा। और अगर रिपल्सिव फोर्स होगा, अगर उसे कैलकुलेट करना है तो प्यारे ये डिस्टेंस तो निकालनी होगी। ये क्या होगी, ये। अब इस डिस्टेंस को कैसे निकालें? तो देखो, पहले तो हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इसकी वजह से आपको लगेगा एक रिपल्सिव चार्ज, हाँ, मतलब रिपल्सिव फोर्स, लेकिन उसके लिए चाहिए हमें ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं? तो बहुत आसान सा खेल है यार भाई, बड़ा हलवा है हलवा। देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमें स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है L, और जहां हम जानते हैं जैसे ये L आपके पास है, ये थीटा है। अगर आप इसके कंपोनेंट बनाना चाहेंगे तो ये बनेगा एक कंपोनेंट, ऐसा बन गया, ये आपके पास नेट हो जाएगा। ये जो होगा वो क्या होगा आपका, थीटा है तो F cos थीटा, जहां थीटा होता है वहां पर cos आता है। और ये वाली स्ट्रिंग जो है वो विदाउट थीटा वाली है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी F sin थीटा। क्या मैं इसकी पैरेलल शिफ्टिंग कर सकता हूं? इसकी पैरेलल शिफ्टिंग ऐसी ऐसी ऐसी, अगर इसकी हम पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे तो ये जो है वो आपका कितना होगा, F sin थीटा। अरे हाँ, F sin थीटा नहीं, ये आपका L दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका L sin थीटा। हो गया L sin थीटा। इसको भी देख लो भाई, ये थीटा अगर है तो ये वाला कंपोनेंट F cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा भाई,
एल साइन थीटा। पैरेलल शिफ्टिंग तो ये हो जाएगा आपका एल साइन थीटा। मतलब यहां से यहां, ये आपका पॉइंट है, मिड का पॉइंट है, ये एल साइन थीटा, और यहां से यहां तक भी आपके पास क्या होगी, एल साइन थीटा। मतलब अगर इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में अगर आप डिस्टेंस ढूंढो तो ये दोनों की जो डिस्टेंस आपको मिल गई, कितनी मिल गई प्यारे, 2l साइन थीटा मिल गई। अरे खेल हो गया अब, 2l साइन थीटा डिस्टेंस मिल गई दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में। और अगर मिल गया तो भाई आपके पास बनेगा रिपल्सिव फोर्स, जो लगेगा वो क्या बनेगा, कि दोनों पॉइंट चार्जेस कैसे हैं, सेम है, ये भी क्यू है, ये भी क्यू है, डिस्टेंस कितनी होगी, 2l साइन थीटा का स्क्वायर। अरे मिल गया ना भाई, बहुत आसान है। अगर आप इसे थोड़ा सा यहाँ लाके देख लें तो यहाँ कुछ अच्छे से आप इसके साथ खेल सकते हो। देखो क्या लग रहा है, एक लग रहा है टेंशन फोर्स ये, और एक नीचे की तरफ लग रहा है आपका mg, और यहां अगर देखो तो एक ये है, ये फोर्स लग रहा है आपके पास क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है भाई, अरे पक्का। अब देखो एक बात है, अगर इस क्वेश्चन को करने का एक और आपके पास, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, यहाँ से क्यू अगर निकालना चाहे, देखो एक चीज है, इस टी को भी तो आप कंपोनेंट बना सकते हो। जैसे आपने यहाँ देखा, ये जो थीटा है आपके पास कितना है, थीटा है, जो एंगल है वो थीटा है। अगर आप इसके कंपोनेंट करोगे तो एक ये कंपोनेंट होगा और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अरे भाई जहां थीटा वहां क्या आता है, तो आप कहोगे सर कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा। जो विदाउट थीटा वाला है वो क्या होता है भाई, तो आप कहोगे सर टी साइन थीटा। अरे हाँ होगा ना भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, टी साइन थीटा। तो यहां से अगर अपन देखें तो आपके पास क्या बनेगा, टी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा mg, टी कॉस थीटा बराबर mg। यहां से देखें तो इसे हमने दे दिया 1। टी साइन थीटा की अगर अपन बात करें तो ये आपके पास होगा क्या, यहां से अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास के क्यू स्क्वायर अपॉन 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसे दे दो आप नंबर सेकंड। क्या हम इसे डिवाइड कर सकते हैं भैया, सेकंड को डिवाइड कर दो आप 1 से। सेकंड को डिवाइड करोगे आप 1 से तो कुछ ऐसा मिलेगा, क्या मिलेगा, देखो अगर मैं सेकंड को डिवाइड कर दूं आपके 1 से तो हमें मिलेगा टेन थीटा हो जाएगा भाई, साइन अपॉन कॉस, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। और यहां से हमें मिलेगा के क्यू स्क्वायर 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन mg। अरे होगा 1 अपॉन mg, ये देखो। मतलब अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से हमें निकालना क्यू, तो ये क्यू जब निकालोगे तो ये मिलेगा आपको क्यू स्क्वायर, ये इस तरफ जाएगा इसके 4l स्क्वायर mg साथ में ले लो ये वाला, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, और क्या होगा आपका टेन थीटा, और नीचे क्या होगा आपका के। चाहो तो आप 10 को भी तोड़ सकते हो साइन अपॉन कोस में, साइन अपॉन कोस में लिखोगे तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा, साइन अपॉन कोस। यहां से क्यू जो आपको मिलेगा, क्यू मिलेगा क्या, रूट ऑफ 4l स्क्वायर mg, ये हो जाएगा साइन क्यू थीटा अपॉन ये हो जाएगा आपका के कोस थीटा। अरे यार यही तो पता करना था, अरे ये पता करना था तो आ गया ना भाई, आ तो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, तो आज के लिए भाई इतना ही करते हैं। मुझे उम्मीद है चीजें आपको क्लियर लगी हो, अच्छी समझ आई होंगी, है ना। अगर आपको किसी तरीके से कुछ भी अगर लगता है कि किसी तरीके का कुछ भी है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम सारी कमेंट यहाँ पर रीड करेंगे। ओके, तब तक के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।